हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है। ठीक है, हाउ आरबीआई कंट्रोल्स द क्रेडिट इन द इकोनॉमी और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यस, ये हमने पढ़ लिया था कि जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर, बट वो करता कैसे है, क्या क्या मेजर्स यूज़ करता है, क्या क्या टेक्निक यूज़ करता है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो दो चीज़ों में हमने क्लासीफाई कर ली है इसको। जो मेजर्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, ये वो मेथड्स हैं, ये वो टेक्निक है जो आरबीआई यूज़ करता है ओवरऑल सप्लाई, मनी की ओवरऑल सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स हैं जो बेसिकली फोकस करता है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में। ठीक है, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर सेक्टर्स है जहाँ पर पैसा ज़्यादा पंप करना है, ज़्यादा सप्लाई करना है, कोई गवर्नमेंट चाहती है कि ये पर्टिकुलर सेक्टर जो है वो ग्रो करना चाहिए और यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में मनी की सप्लाई बढ़ानी है, तो उन पर्टिकुलर सेक्टर को ध्यान में रख के जो पॉलिसीज़, जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो आते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। और अगर बात करें ओवरऑल की, कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको कैसे रखना है कम ज़्यादा, वो जो टूल्स हैं वो आते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो दो इंस्ट्रूमेंट्स या दो मैथड्स या दो टूल्स जो हैं ब्रॉडली क्लासिफाइड है, वो कौन कौन से हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इसमें नंबर 1 पॉइंट है बैंक रेट। अब देखो बैंक रेट क्या होता है, ये द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ नोन एज बैंक रेट। ये वो रेट है जिस पे सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई इंडिया का, वो कमर्शियल बैंक को लॉन्ग पीरियड के लिए लोन देता है। ठीक है, मनी देता है। ठीक है, जिस रेट पे वो देता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, अब देखो ये बैंक रेट से कैसे क्रेडिट कंट्रोल करता है आरबीआई, वो देखो। तो दो चीज़ें हैं, क्या करना है देखो। अब बैंक रेट अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है, अगर आरबीआई बैंक रेट इंक्रीज़ कर देगा, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट पे। अगर बैंक रेट इंक्रीज़ कर देगा आरबीआई, तो जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा और अकॉर्डिंगली द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेज, लोन लेना महंगा हो जाएगा और इससे क्या होगा, डिमांड ऑफ क्रेडिट कम हो जाएगी। ठीक है, और फिर सप्लाई भी कम हो जाएगी मनी की। तो इस तरीके से ये बैंक रेट काम करता है। और इसका रिवर्स, ऑन द अदर हैंड, व्हेन द बैंक रेट इज़ डिक्रीज्ड, जब अगर आरबीआई ये चाहे, जब उसको लगे कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ानी है, तब वो क्या करेगा, बैंक रेट को डिक्रीज़ कर देगा। इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगी, लोन लेना सस्ता हो जाएगा और जो डिमांड है क्रेडिट की, मनी की, वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से बैंक रेट को यूज़ करता है आरबीआई। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि बैंक रेट क्या चीज़ है और कैसे यूज़ किया जाता है ये। नेक्स्ट चलते हैं अब रेपो रेट पे। रेपो रेट क्या है, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दोनों में बस एक फ़र्क है, वो लॉन्ग पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए है। तो रेपो रेट क्या है, अगर छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए आरबीआई को लोन देना है, ठीक है, थोड़े समय के लिए कमर्शियल बैंक लोन लेना चाहते हैं आरबीआई से, तो जिस रेट पे लेंगे वो शॉर्ट टर्म जो रेट होगा, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए वो क्या कहलाएगा, रेपो रेट। और ये सेम एक्सप्लेनेशन एज अबव मींस सेम उसी तरीके से काम करते हैं जैसे बैंक रेट काम करता है। मींस अगर रेपो रेट को हम बढ़ा देंगे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी और उससे शॉर्ट टर्म के लिए मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वहीं पर रिवर्स, अगर मान लो रेपो रेट हम डिक्रीज़ कर देंगे तो शॉर्ट टर्म के लिए जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगी। तो सेम एक्सप्लेनेशन हम यूज़ कर सकते हैं रेपो रेट के अंदर भी। अब अगर हम बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो ये आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, रिवर्स मीन्स ये रेपो रेट का उल्टा है। मतलब द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक बोरो मनी या एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। सेंट्रल बैंक जिस रेट पे कमर्शियल बैंक से पैसा उठाता है, ठीक है, कमर्शियल बैंक से जिस रेट पे आरबीआई पैसा उठाता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, या जिस रेट, यूँ भी बोल सकते हैं कि जिस रेट पे वो एक्सेस अमाउंट, ठीक है, क्या होता है कई बार कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो कहते हैं कि चलो हम आरबीआई को दे देते हैं थोड़ा सा, तो जिस रेट पे आरबीआई उस पैसे को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उन डिपॉजिट्स को लेता है और उन डिपॉजिट्स के ऊपर जो रेट वो ऑफर करता है कमर्शियल बैंक को, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट समझ में आ गया आई थिंक आपको। और इसकी भी सेम जैसे हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन पढ़ी है उसी तरीके की है। देखो, रिवर्स रेपो रेट अगर कम कर दी जाए, ठीक है,
रिवर्स रेपो रेट अगर कम कर दी जाए, मीन्स कि जो आरबीआई है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक क्या आरबीआई को पैसे देना पसंद करेंगे? नहीं, ठीक है। तो बैंक क्या होंगे? बैंक्स आर डिस्करेज टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई। अगर आरबीआई रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो लेना ही नहीं चाहेंगे, ठीक है। वो क्यों अपना पैसा आरबीआई को देंगे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? वो क्या करेंगे? इंस्टेंट दे आर प्रॉम्प्टेड टू यूज देयर फंड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। इंस्टेंट वो क्या करेंगे? अपने फंड्स को, अपने पैसे को यूज़ करेंगे क्रेडिट क्रिएशन में। क्रेडिट क्रिएशन हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, ठीक है। तो दिस लीड्स टू अ राइज इन मनी सप्लाई बाय द कमर्शियल बैंक इन द इकोनॉमी। इस तरीके से जब वो पैसा क्रेडिट क्रिएशन में यूज़ करेंगे, बाहर जनरल पब्लिक को एज अ लोन देंगे, तो इससे मनी सप्लाई मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो रिवर्स रेपो रेट का इस तरीके से आरबीआई यूज़ करेगा। मीन्स अगर उसको लगता है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज़ कर देगा। वहीं पर इसका रिवर्स, अगर उसको लगता है कि मनी सप्लाई को मार्केट में, अगर आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई को मार्केट में रिड्यूस करना है तो वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई को पैसा देना शुरू कर देंगे। उनके पास जो भी सरप्लस पैसा होगा वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कराना शुरू कर देंगे, आरबीआई को देना शुरू कर देंगे, क्योंकि आरबीआई अच्छा पैसा देगा, अच्छा रेट देगा, उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। तो कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को लोन देने की बजाय आरबीआई को अपना सरप्लस पैसा देना शुरू कर देंगे, जिससे मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से रिवर्स रेपो रेट काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैश रिजर्व रेशो की, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैश रिजर्व रेशो क्या होता है। दिस इज अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ अ कमर्शियल बैंक विच इट हैज़ टू कीप विद द सेंट्रल बैंक। ये वो मिनिमम परसेंटेज है टोटल डिपॉजिट्स की जो कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, ठीक है। लेट्स से अगर कमर्शियल बैंक के पास 1000 रुपये टोटल आए हैं डिपॉजिट्स के, तो और कैश रिजर्व रेशो 10% है, तो 100 रुपये उसको आरबीआई के पास रखने पड़ेंगे, 900 रुपये वो यूज़ कर सकते हैं लोन देने के लिए। अब इसका तो बहुत सिंपल ही है। अगर आरबीआई देखो, सोच के देखो, सीआरआर कम कर देगी, जो ये कैश रिजर्व रेशो है ये कम कर देगी, इससे क्या होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट विद द कमर्शियल बैंक इंक्रीज। ज़्यादा पैसा, देखो ना, ये हम पॉइंट पढ़ चुके हैं वैसे भी। अगर जो सीआरआर है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो है, ये कम होगी, ठीक है, मींस कम पैसा उनको आरबीआई को देना पड़ेगा अपने टोटल डिपॉजिट का, तो उनके पास ज़्यादा बच जाएगा, और ज़्यादा पैसा मींस ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन, ज़्यादा पैसा वो लोन पे दे सकते हैं लोगों को। वहीं पर अगर सीआरआर बढ़ा दिया जाएगा तो मींस उनको टोटल डिपॉजिट का ज़्यादा अमाउंट आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, और जब ज़्यादा अमाउंट आरबीआई के पास रखना पड़ेगा तो उनके खुद के पास कम पैसा बचेगा कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए। तो ये भी बहुत सिंपल, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की, ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इट इज़ द अमाउंट ऑफ लिक्विड एसेट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज़ टू मेंटेन एज रिजर्व्स विद इटसेल्फ। ये वो पैसा, वो लिक्विड एसेट्स हैं जो कमर्शियल बैंक को खुद अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। सीआरआर जो टोटल डिपॉजिट का आरबीआई के पास रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को, और एसएलआर जो उनको खुद अपने पास मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। और इन लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश, गोल्ड और सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो इसकी भी सेम एक्सप्लेनेशन है जो हमने ऊपर पढ़ी है। मीन्स अगर एसएलआर आरबीआई बढ़ा देगा, जो एसएलआर का रेट है वो बढ़ा देगा, मीन्स ज़्यादा पैसा उनको अपने पास, ज़्यादा लिक्विड एसेट्स उनको अपने पास मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तो उनके पास कम पैसा बचेगा, ठीक है, लोन देने के लिए। सेम वही। और अगर एसएलआर का रेट कम होगा तो उनके पास ज़्यादा पैसा बचेगा लोन देने के लिए, ठीक है। तो एसएलआर भी सेम उसी तरीके से यूज़ करता है आरबीआई। नेक्स्ट अगर हम बात करें हम ओपन मार्केट ऑपरेशन की, तो ये क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट बाय द आरबीआई। आरबीआई ना सिक्योरिटीज़ को सेल परचेज करती है मार्केट में, ओपन मार्केट में वो खरीदती है सिक्योरिटीज़ को। सिक्योरिटीज़ मीन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स वगैरह, ठीक है। तो अगर आरबीआई क्या करेगी? अगर उनको लगता है कि मार्केट के अंदर उनको मनी सप्लाई जो है वो डिक्रीज़ करनी है, तो क्या करेगी? सिक्योरिटीज़ को बेचना शुरू कर देगी। देखो बेचने से क्या होगा? अगर आरबीआई सिक्योरिटीज़ को सेल करेगी मार्केट में तो लोग खरीदेंगे, जनरल पब्लिक जो भी है या जो बैंक है, ठीक है, कमर्शियल बैंक, वो खरीदेंगे, ठीक है। तो वो खरीदेंगे तो जो पैसा है वो आरबीआई के पास आ जाएगा, मार्केट के अंदर पैसा कम हो जाएगा, ठीक है। अगर कमर्शियल बैंक ये सिक्योरिटीज़ वगैरह परचेज करेंगे तो मार्केट के अंदर पैसा कम हो जाएगा, मार्केट के अंदर पैसा कम हो जाएगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी, ऑब्वियस ही बात है।
तो इस तरीके से आरबीआई सिक्योरिटीज़ बेचकर लिक्विडिटी स्टॉक कर लेती है, कैश को अपने पास खींच लेती है बेसिकली, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मार्केट के अंदर जो पैसा है वो कमी हो जाएगी उसकी, ठीक है, मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। वहीं अगर आरबीआई चाहे, ठीक है, आरबीआई चाहे कि उसको मनी सप्लाई मार्केट के अंदर इंक्रीज़ करनी है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, फिर बाय करना शुरू कर देगी सिक्योरिटीज़। बाय करेगी तो आरबीआई से पैसा ट्रांसफ़र होके किनके पास चला जाएगा, जो सेलर होंगे सिक्योरिटीज़ के, ऑब्वियस सी बात है, जो कमर्शियल बैंक है जैसे, ठीक है, अगर वो खरीदना शुरू कर देगी सिक्योरिटीज़ आरबीआई, तो पैसा जो है वो कमर्शियल बैंक के पास चला जाएगा, और कमर्शियल बैंक के पास जाएगा तो उससे मार्केट में आ जाएगा, पैसा इकोनॉमी के अंदर आ जाएगा। तो ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर आरबीआई को मनी सप्लाई पैसों की बढ़ानी है तो वो बाय करेगी, और अगर घटानी है तो सेल करेगी, ठीक है। ये हो गया ओपन मार्केट। ये थे सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। अब अगर हम बात करें क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, मींस जो पर्टिकुलर सेक्टर को हिट करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर नंबर 1 है मार्जिन रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी बंदे को लोन लेना है, ठीक है, और उसको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, मॉर्टगेज करना पड़ेगा। लेट्स से बैंक ने उसको कहा कि आपको लोन लेना है तो आप कुछ प्रॉपर्टी लेकर आओ। तो उसने कहा ठीक है, मेरे पास 1 करोड़ का घर है, आप इसको मॉर्टगेज कर लो और मुझे लोन दे दो। अब बैंक कहता है कि हम तो ना प्रॉपर्टी की वैल्यू का 80% लोन देते हैं, लेट्स से 80 लाख रुपए लोन देते हैं। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होगी यहाँ पे, 20 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट से कैसे कंट्रोल करती है आरबीआई क्रेडिट को, वो देखो। अब अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट आरबीआई बढ़ा दे, ठीक है, आरबीआई बोले कि मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा लो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उस पर लोन कम मिलेगा, और कम मिलेगा तो मार्केट के अंदर जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। और वहीं पर अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट आरबीआई कम कर दे, वो बोले कि मार्जिन रिक्वायरमेंट 5% लो सिर्फ, ठीक है, तो अब क्या होगा, 1 करोड़ की चीज़ पे 95 लाख रुपए का लोन मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, मनी सप्लाई जो मार्केट के अंदर वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इस तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो हेल्पफुल है आरबीआई के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है, राइज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, फॉल इन डिमांड ऑफ क्रेडिट एंड फॉल इन सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और फॉल इन मार्जिन, अगर मार्जिन कम होगा तो क्रेडिट की डिमांड बढ़ जाएगी और इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ये क्या है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू अ फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटास फॉर डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज बाय द आरबीआई। द कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट एक्सीड द कोटा लिमिट्स वाइल ग्रांटिंग लोन्स। कई बार क्या होता है, आरबीआई ना कोटा सेट कर देती है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर को इतना ही लोन देना है, इस पर्टिकुलर सेक्टर को इतना लोन दो, ठीक है। वो आरबीआई क्या करती है, अगर उसको लगता है कि ये वाला सेक्टर, इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, और इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर ज़्यादा पैसा जाएगा और उस सेक्टर में ज़्यादा पैसा जाने की वजह से इकोनॉमी डेवलप होगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, बाकी जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनके लिए जो लोन का अमाउंट की अवेलेबिलिटी है उसको कम कर देगी, और उस पर्टिकुलर सेक्टर को बढ़ाने के लिए उसका जो लोन का कोटा है, उसकी जो कोटा लोन की जो लिमिट है उसको बढ़ा देगी, ठीक है। इससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर सेक्टर अपलिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आरबीआई कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को टारगेट कर सकती है जिनके अंदर उसको लगता है कि भाई हाँ, इस सेक्टर के अंदर इकोनॉमी, इस सेक्टर की वजह से इकोनॉमी की डेवलपमेंट हो सकती है, तो वो उस पर्टिकुलर सेक्टर को ज़्यादा पैसा देगी। और उसको लगता है कि हाँ, इस पर्टिकुलर सेक्टर को अगर डिक्लाइन करना चाहिए, एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लो गवर्नमेंट को लगता है कि लेट्स से उनको अल्कोहल या टबैको बनाने वाली कंपनीज़ को डिक्लाइन करना है, थोड़ा सा उनको डिस्करेज करना है, ठीक है, तो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज़ के लिए लोन की अवेलेबिलिटी कम कर देगी। उन बैंकों को बोल देगी कि ये अगर इस तरह की कंपनी आएगी तो उनको लोन कम देना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उनको लोन कम मिलेगा तो वो कम ग्रो करेंगे, और दूसरी जगह जहाँ पर उनको लगता है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा जाना चाहिए, ठीक है, वहाँ पैसा जाएगा, तो उससे इकोनॉमी डेवलप होगी। तो इस तरीके से पर्टिकुलर सेक्टर को जो आरबीआई है वो टारगेट कर सकती है और उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए कोटा सेट कर सकती है, ठीक है। और उसके बाहर ऑब्वियसली बात है, कमर्शियल बैंक जाएंगे नहीं कभी भी। नेक्स्ट है, और आई थिंक लास्ट है ये, मोरल प्रेशर या मोरल परसुएशन। ये क्या है, सेंट्रल बैंक इज अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट इन द इकोनॉमी. All the commercial banks are working under the control of the central bank. They are bound to follow the directions of RBI. कह रहे
जो आरबीआई है वो अपेक्स फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबसे प्राइम सबसे मेन है। और सारे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनको वो गाइडलाइंस फॉलो करनी ही पड़ेंगी जो आरबीआई ने दी हुई हैं। तो इस तरीके से जो मोरल प्रेशर या मोरल परसुएशन क्रिएट हो जाता है कमर्शियल बैंक के ऊपर, उसके अलावा उसके बाहर दूसरे बैंक जा ही नहीं सकते। तो अगर मान लो आरबीआई को सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज़ करनी है तो वो बैंक को एडवाइस करेंगे कि तुम लोन वगैरह ज़्यादा दो, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस मत रखो, लोन जो है इजीली दो लोगों को। तो ऑब्वियस ही बात है कमर्शियल बैंक को उसकी बात माननी पड़ेगी और वो लोन ज़्यादा देंगे। और उसी के उलट, उसी के रिवर्स, अगर आरबीआई को लगता है कि हमें मनी सप्लाई जो है उसको डिक्रीज़ करना चाहिए, तो वो क्या करेगी, वो कमर्शियल बैंक को बोलेगी कि लोन देने में थोड़े लिबरल ना हो, ठीक है, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रखो और कोई भी लोन लेने के लिए इतनी आसानी से लोन मत दो, ठीक है। उससे क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट के अंदर डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आरबीआई टूल्स एज अ टूल यूज़ करके मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल करती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको इसके अंदर बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे, हाउ कैन जनधन योजना बी यूज एज अ इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक। देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो जनधन योजना के तहत अकाउंट ओपन किए गए थे उससे कैसे मनी सप्लाई पे फ़र्क पड़ेगा कमर्शियल बैंक की, ठीक है। अब इसका आंसर ये देखो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बहुत लार्ज है और मेजॉरिटी लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होते थे, ठीक है। तो जनधन योजना की वजह से जो लोग हैं उन्होंने अपने बैंक अकाउंट ओपन करवाए और बैंक अकाउंट ओपन होने की वजह से उनके जो भी सेविंग्स थी थोड़ी बहुत ही वो उन्होंने उसमें डलवा दिए। अब थोड़ी थोड़ी सेविंग्स, और ऑब्वियसली बात है हमारे देश के अंदर बहुत लार्ज पॉपुलेशन है तो थोड़ी थोड़ी सेविंग्स बहुत ज़्यादा होगी मिलके, ठीक है। और ये सारी की सारी सेविंग्स, बैंकों के पास जो पैसा इकट्ठा हो गया, आपको याद होगा क्रेडिट क्रिएशन हमने जो टॉपिक पढ़ा था, बैंकों के पास जो प्राइमरी डिपॉजिट आता है उससे बैंक जो है कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, कितना पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। तो उसी को यूज़ करके जो बैंक हैं वो मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर बढ़ा सकते हैं, कहीं गुना कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो जनधन योजना है वो गवर्नमेंट ने एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया था टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।